बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने की लास्ट तारीख यानी कि 31 जुलाई 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीवी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीवी लाइव ऐप के माध्यम से भी पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीवी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बरसात के बाद अब सब्जी मंडी में नई सब्जियों की बम्पर आवक हो रही है। इसके चलते भाव में गिरावट आई है। जून महीने में आसमान छू रहे सब्जियों के दाम जुलाई में गिरने शुरू हो गए हैं। इससे हरी मिर्च का तीखापन कम हुआ है। वहीं पर टमाटर के दाम भी कम हुए हैं। जहाँ टमाटर, मिर्च, गोभी और लौकी के दामों में 30 से 50% तक गिरावट आई है। जब 2 माह पहले 70 से 90 रुपए प्रति किलो तक बिक रही मिर्च टमाटर अब 35 से 40 रुपए प्रति किलो जब बिक रहे हैं। वहीं पर कृषि उपज मंडी में प्याज थोक में 20 से 25 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि रिटेल में प्याज 40 रुपए किलो बिक रहा है। सब्जी विक्रेता सद्दाम हुसैन ने बताया है कि सब्जियों की बम्पर आवक से भाव में गिरावट हुई है। अब सब्जियां 15 दिन पहले के मुकाबले 30 से 50% तक सस्ती हो गई है। जब मेथी, पालक, कद्दू, फूलगोभी, अदरक, के करेला, गिलकी में भी गिरावट दर्ज हुई है। दोस्तों आए दिन हो रही रेल दुर्घटनाओं पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने गहरी चिंता जताई है। जहां उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की रेल नीतियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मोदी सरकार पर तंज कसते हुए लालू प्रसाद यादव ने आम जनता की चिंताओं को बताते हुए कहा कि भारतीय रेलवे इतनी असुरक्षित हो गई है कि ट्रेनों पर चढ़ने से पहले यात्री प्रार्थना करते हैं, दुआ मांगते हैं कि ये यात्रा उनकी अंतिम यात्रा ना हो। जी हाँ, और ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं कि हे ऊपर वाले मुझे अपने गंतव्य स्थान तक किसी तरीके से सुरक्षित पहुंचा दे। साथ ही लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा है कि रेल के डिब्बे आज चलते फिरते ताबूत बन करके रह गए हैं। आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव वो पूर्व रेल मंत्री भी रह चुके हैं। जी हां, लालू प्रसाद यादव ने पिछले कुछ दिनों के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में हुए रेल हादसों का पूरा विवरण पेश करते हुए भारतीय रेलवे के हाल के दिनों में सबसे असुरक्षित हो जाने पर भी सवाल उठाया है। दरअसल बात यह है कि कल मुंबई हावड़ा रेल झारखंड में हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन के 18 डिब्बे बेपटरी हो गए। इसी को लेकर के लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 13 दिनों में 7 रेल दुर्घटनाएं, नियमित होती रेल दुर्घटनाएं बेहद चिंताजनक है। सरकार ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था की मूलभूत कदम भी नहीं उठा रही है। भारतीय रेल इतनी असुरक्षित हो चुकी है कि ट्रेनों पर चढ़ने से पहले यात्री ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे ऊपर वाले मुझे किसी तरीके से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा दे, सुरक्षित पहुंचा दे। दोस्तों बिहार पुलिस ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। आपको बता दूं कि बिहार पुलिसिंग अपराध पर अंकुश लगाने के लिए तरह तरह का प्रयोग करते हैं। बिहार पुलिस अब डिजिटल हो गई है, यानी कि बिहार पुलिस हर एक सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट खोल लिए हैं और उस अकाउंट में बिहार पुलिस के लाखों फॉलोअर हो गए हैं। आपको बता दूं कि बिहार में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अन्य सरकारी विभाग संस्थानों के मुकाबले अब बिहार पुलिस सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले सरकारी संस्थान बन गया। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर लगभग 13,08,000 फॉलोअर्स के साथ बिहार पुलिस अब बिहार में प्रथम स्थान पर पहुंच गई है। जब बिहार पुलिस मुख्यालय सोशल मीडिया सेंटर के एसपी विशाल शर्मा ने बताया है कि इन तीनों प्लेटफॉर्म पर बिहार पुलिस के फॉलोअर्स की संख्या सबसे अधिक फॉलोअर्स फेसबुक पर 7,12,000 है, जब वहीं पर इंस्टाग्राम पर 1,33,000 है, ट्विटर एक्स पर 4,70,000 है। आपको बता दें कि बिहार में तीनों प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पर फॉलो किए जाने के मामले में बिहार पुलिस के बाद बिहार बोर्ड दूसरे नंबर पर है, जब तीसरे स्थान पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार है। दोस्तों बिहार में जल्द ही चुनावी रणभेदी बजने वाली है। लोकसभा चुनाव के बाद अगले साल 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर के बिहार में अभी से ही सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। जहां इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गुट के बाद बिहार में एक तीसरी पार्टी की एंट्री हो चुकी है। जब मशहूर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जनसुराज की नींव रख दी है, वहीं पर अब प्रशांत किशोर ने पार्टी से जुड़े 2 बड़े ऐलान कर दिए हैं। जब प्रशांत किशोर ने एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट शेयर करते हुए लिखा कि हमने बिहार के हजारों गाँव और फिर छोटे शहरों में 2 साल से अधिक की पदयात्रा की है। इसके बाद हमने बेहतर विकल्प देने के लिए औपचारिक रूप से पार्टी का गठन किया है। जैसा कि वादा किया था कि मैं पार्टी में कोई भी पद नहीं मांगने वाला हूं, साथ ही अगले मैं कई महीनों तक जमीनी स्तर पर अपनी पहुंच बनाए रखूंगा। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2022 को बिहार में पैदल जनसुराज यात्रा की शुरुआत की थी। 3,500 किलोमीटर की ये यात्रा खत्म होने के बाद उन्होंने जनसुराज पार्टी की घोषणा कर दी। आगामी 2 अक्टूबर को ही प्रशांत किशोर औपचारिक रूप से पार्टी का ऐलान करेंगे।
दोस्तों पिछले 13 दिन में 7 बड़े रेल हादसे हो चुके हैं हमारे देश में। जी हां, 18 जुलाई को यूपी के गोंडा में ट्रेन हादसा हुआ था। इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक जान गई थी। वहीं पर 21 जुलाई को बंगाल में एक मालगाड़ी ने सियालदह जाने की वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी थी। 29 जुलाई को बिहार के समस्तीपुर में जनसंपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। वहीं पर 21 जुलाई को राजस्थान के अलवर में मालगाड़ी पटरी से उतर गई। 20 जुलाई को यूपी के अमरोहा में ट्रेन हादसा हुआ। जी हाँ, यहाँ भी मालगाड़ी की कई बोगियां बेपटरी हो गई। वहीं पर 19 जुलाई को गुजरात के वलसाड में ट्रेन हादसा हुआ। रेल हादसे पर पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहा कि 13 दिनों में 7 रेल दुर्घटनाएं हुई है। नियमित होती रेल दुर्घटनाएं बेहद चिंताजनक है। सरकार ट्रेन में सुरक्षा व्यवस्था के मूलभूत कदम भी नहीं उठा पा रही है। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम श्री योजना में बिहार को 3000 करोड़ रुपए मिलेंगे। जी हाँ, इसको लेकर के केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृति मिल गई है। जल्द ही बिहार को यह पैसा मिल जाएगा। खबर के अनुसार पीएम श्री योजना के तहत बिहार के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। स्कूलों में हाईटेक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। स्कूल के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। स्कूलों में डिजिटल क्लास की व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि पीएम श्री योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार ने 3007 करोड़ रुपए की आवंटन की सैद्धांतिक सहमति दी है। इससे बिहार के स्कूलों का कायापलट किया जाएगा। दोस्तों बिहार में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि अगले 1 सप्ताह में सरकार अपराधियों के खिलाफ एक्सीलेटर दबाने जा रही है। दरअसल बात यह है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा नेता आरसीपी सिंह ने कहा था कि बिहार में अपराधियों के बीच पुलिस का भय पहले के मुकाबले कम हो गया है, खत्म हो चुका है। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल से पत्रकारों ने आरसीपी सिंह के ही बयान पर सवाल कर दिया था। इस पर डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि आरसीपी सिंह ने कहा कि पुलिस का डर अपराधियों में थोड़ा और बढ़ने की आवश्यकता है, तो फिर बढ़ा देंगे। 2-4 दिन में आपको पता चल जाएगा, ज्यादा नहीं 1 सप्ताह में आपको पता चल जाएगा कि हम एक्सीलेटर दबाने जा रहे हैं। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बढ़ते अपराध पर एक अनोखा बयान भी दिया है, जब उन्होंने कहा है कि अपराध कम हुआ तो नजर आने लगा है और अपराध नहीं हो रहा था तो फिर 2-4 अपराध होने पर भी लोग कह रहे हैं कि अपराध ज्यादा हो रहा है। उन्होंने कहा है कि जब सब चीज काला हो तो उसमें कुछ उजाला आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है। जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी थी तो उसके पहले जंगलराज कहिए या जो कहिए, लेकिन अपराधी को संरक्षण सरकार देती थी। तब बहुत ज्यादा अपराध होता था। उसके बाद अपराध जब कम हुआ तो फिर नजर आने लगा और अभी चूंकि अपराध नहीं हो रहा था तो फिर 2-4 अपराध हो रहे हैं तो फिर लोग बोल रहे हैं कि अपराध ज्यादा हो रहा है। लेकिन कानून के राज में जो भी अपराध हो रहा है वह हमारे लिए चुनौती है। दोस्तों बिहार के बेगूसराय में 2 अगस्त को जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस जॉब कैंप के माध्यम से 100 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसको लेकर के श्रम संसाधन विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है ताकि युवाओं को इसकी जानकारी मिल सके। जी हाँ, खबर के अनुसार 2 अगस्त को सुबह 10:30 बजे श्रम संसाधन विभाग द्वारा बेगूसराय जिला मुख्यालय के पनहास में स्थित जिला निवासनालय में जॉब कैंप यानी कि रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। यह युवा अपने सभी दस्तावेज के साथ यहाँ पर उपस्थित होकर के बेरोजगार युवा यहाँ पर उपस्थित होकर के अपना रोजगार पा सकते हैं। आपको बता दें कि इस जॉब कैंप यानी कि रोजगार मेला में क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड बैंक द्वारा मैनेजर के 100 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए युवाओं की योग्यता 12वीं पास निर्धारित किया गया है। इन पदों पर भर्ती के लिए युवाओं का चयन सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से होगा। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को समर्थन देने के बदले ऐसा लगता है कि एक पाई का हिसाब वसूल लेना चाहते हैं। सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी लंबे समय से राज्य के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रही थी, लेकिन मौजूदा नियमों के मुताबिक बिहार जैसे राज्य को विशेष दर्जा देना संभव नहीं था। ऐसे में मोदी सरकार ने 2024 के आम बजट में बिहार के लिए खजाना खोल दिया है। जब बजट में बिहार में विकास कार्यों और फिर बाढ़ नियंत्रण के लिए करीब 60,000 करोड़ रुपए दिए हैं, 64,000 करोड़ रुपए दिए हैं। लेकिन नीतीश कुमार इससे संतुष्ट नहीं है। नीतीश कुमार इससे खुश नहीं है। केंद्र सरकार की इस घोषणा से नीतीश कुमार पहले तो गदगद हुए, लेकिन अब फिर से नाराज हो गए हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार में समाजवाद का चेहरा नीतीश कुमार एक नई मांग के साथ केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार के सामने खड़े हो गए हैं। ये एक ऐसी मांग है जिसने केंद्र सरकार को धर्म संकट में डाल दिया है। दरअसल बात यह है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को एक बड़ा झटका दिया। राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार ने पिछले साल बिहार में जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण
आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर के 65% कर दिया था। उस वक्त बिहार में नीतीश कुमार राजद की समर्थन की सरकार थी। जहां साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन के गठन की पहल की। इसी दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी आरक्षण सीमा बढ़ाने की वकालत की। इसी क्रम में उन्होंने बिहार में पहले जाति सर्वेक्षण और फिर आरक्षण की सीमा 65% करने के फैसले को विधानसभा में मंजूरी दिलाई। इस फैसले का बिहार भाजपा ने भी समर्थन किया, लेकिन अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि इसको लेकर के केंद्र सरकार पहल करे या केंद्र सरकार आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ा करके 65% करने के लिए जो भी प्रक्रिया करना पड़े वो करें। लेकिन केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ऐसा नहीं कर रही है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार अब नाराज चल रहे हैं केंद्र सरकार से। ऐसा ना हो कि नीतीश जी फिर से पलट जाए। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी इस मामले को लेकर के पलट सकते हैं, हाँ या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्राओं की जान जाने की घटनाओं को लेकर के पटना में भी छात्र आक्रोशित हो गए हैं। जब मंगलवार के दिन छात्र संगठन दिशा की ओर से पटना की भिखना पहाड़ी इलाके में सरकार और फिर एमसीडी पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। जब प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि ये छात्राओं की जान नहीं बल्कि व्यवस्था जनित हत्या हुई है, जहाँ जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है। छात्राओं ने कुछ मुख्य मांगे रखी है जो हम आपको भी बताने वाले हैं। दरअसल छात्राओं ने मांगे रखी है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, राव आईएएस कोचिंग के निदेशक की गिरफ्तारी हो, छात्रों की सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था हो, पटना के सभी कोचिंग संस्थानों में सेफ्टी मानकों की जांच हो, कोचिंग संस्थानों में केंद्र के गाइडलाइंस के खिलाफ पढ़ाई हो रही है इसकी जांच हो, बिल्डिंग में अनुसुरक्षा, बिल्डिंग कोड, उचित विद्युतीकरण की कमी है इसको दुरुस्त किया जाए। पटना के कोचिंग संस्थानों में भी हालात दयनीय है, इसको सुधारा जाए। दोस्तों, पूर्णिया से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई थी। दरअसल बात है कि पूर्णिया में 5 दिन के अंदर एक परिवार के 3 सदस्य की बारी बारी से जान चली गई। इस मामले की रिपोर्ट अब आ गई है, जहां लोग कह रहे थे कि कोई वायरस है, वो वायरस की वजह से इन लोगों की जान जा रही है। लेकिन अब इस मामले की फाइनली रिपोर्ट आ गई है कि क्या है मामला। दरअसल इन सभी लोगों के जान जाने की पीछे की वजह कोई रहस्य में बीमारी या फिर बाहर से आया कोई वेरिएंट वायरस नहीं, बल्कि साधारण डायरिया है। दरभंगा से आई रिपोर्ट के बाद उड़ती अफवाहों पर पूरी तरीके से विराम लग गया है। सिविल सर्जन पीके कनौजिया ने खुद इसकी पुष्टि की है। ये जो लोगों की जान गई है, ये डायरिया और फिर समय पर इलाज कराने के बजाय झाड़ फूंक करने की वजह से गई है। आपको बता दो कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में मेडिकल टीम भेज करके पीड़ित परिवार समेत पूरे गांव की थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर के मांग कर दी है। जहां आपको बता दें कि पप्पू यादव ने पूर्णिया में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग सरकार से की है। उन्होंने इसके अलावा पूर्णिया कोसी सीमांचल में IIT, IIM, XMS को समय की मांग बताते हुए कहा कि इससे न सिर्फ पूर्णिया का विकास होगा बल्कि इससे पूरे इलाके में आशातीत बदलाव आएगा। कोसी सीमांचल के इलाकों का पिछड़ापन दूर होगा। सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि बजट में पूर्णिया के लिए फूड प्रोसेसिंग का प्रावधान होना चाहिए था ताकि मक्का और मखाना पर आधारित उद्योग से लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए और प्लान में कमी आए। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष पैकेज मिलना चाहिए। बिहार में बंद पड़े सभी उद्योग को फिर से शुरू करने का प्रावधान बजट में होना चाहिए था ताकि बिहार से लगातार हो रहे पलायन और फिर गरीबी को दूर किया जा सके। जहां आपको बता दें कि सांसद ने चर्चा करने के दौरान आंगनबाड़ी, रसोईया, ममता, आशा, नियोजित संविदा और फिर शिक्षा मित्र के मुद्दे को भी रखा और उनके सम्मानजनक अधिकार की वकालत। दोस्तों, बिहार के ग्रामीण लोगों के अच्छे दिन अब खत्म होने वाले हैं। जी हाँ, ग्रामीण यानी कि जो गांव के लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, अब उनके अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। दरअसल बात यह है कि बिजली बिल से अब लोगों की हालात पतली होने वाली है। दरअसल बात यह है कि बिजली के बड़े दामों की वजह से लोगों में काफ़ी गुस्सा है। जब बिजली के बढ़ते दामों के चलते बिहार के ग्रामीण इलाकों में कई छोटे बड़े उद्योग धंधे बंद हो सकते हैं। हुआ यह है कि बिहार सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी को बिजली की प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, जो कि सितंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रीपेड मीटर का मतलब है कि मोबाइल की तरह ही बिजली मीटर में बैलेंस रिचार्ज करना होगा और जितना आप रिचार्ज करेंगे उतना आपका बिजली चलेगी। जिस वक्त बैलेंस खत्म होगा उसी वक्त लाइट कट जाएगा, फिर जब रिचार्ज करेंगे तब फिर बिजली चालू होगी। आपको बता दें कि गाँव में नॉर्मली गरीब लोगों की संख्या ज्यादा होती है जिन्हें इस सिस्टम से एक्स्ट्रा लोड आएगा। पहले 250 से 300 रुपए फिक्स बिल था जितना भी यूज करने पर, लेकिन अब कई गुना ज्यादा बिल आएगा। लेकिन
लोग, गांव के लोग सबसे ज्यादा इसमें परेशान होंगे। बिजली विभाग के स्मार्ट मीटर ने लोगों को परेशान कर रखा है। लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी की वजह से ज्यादा बिल आ रहे हैं। जहाँ घर का बिजली बिल 4 लाख रुपए से भी ज्यादा आया, जबकि उनके घर में सिर्फ 3 पंखे और 4 बल्ब ही लगे हुए हैं। कई लोगों का ऐसा भी बिल आया है, सुनेंगे तो आप दांतों तले उंगली चबा देंगे। आपको बता दूं कि कई लोगों का बिल 32 लाख रुपए का आया है। जहां हाल फिलहाल ही 1 महीने के अंदर कई खबरें आपको केडीबी लाइव के माध्यम से बताया गया था, जिसमें से एक व्यक्ति का 18 लाख रुपए का बिल आया था, एक व्यक्ति का 21 लाख रुपए का बिल आया था, एक व्यक्ति का 28 लाख रुपए का बिल आया था, एक व्यक्ति का 32 लाख, एक का 34 लाख बिल आया था। और ये जो जितने भी लोग थे ये सभी लो क्लास मजदूर क्लास के लोग, यानी कि इनके घर में मात्र 2 पंखा चलता था और 3-4 बल्ब, बस उतना ही है। उतना में ही 32 लाख, 34 लाख, 18 लाख, 20 लाख इस तरह से बिल आता है स्मार्ट मीटर में। अब आप सोच सकते हैं कि अगर आपके घर में भी स्मार्ट मीटर लगेंगे तो आप तो हर वक्त डर के साए में जिएंगे और आप सोचेंगे कि आखिर किस वक्त कितना बिल आ जाए कोई पता नहीं। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बिहार के गया जिले से गुजरेगा। इसके लिए गया में जमीन का अधिग्रहण शुरू कर दिया गया है। खबर के अनुसार अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से बिहार की उद्योग जगत में क्रांति आने की उम्मीद है। इससे बिहार के लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। साथ ही साथ गया समेत आसपास के जिलों में बिजनेस करने वाले लोगों को सीधा इसका लाभ मिलेगा। आपको बता दूं कि ये कॉरिडोर बिहार के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल से गुजरेगा। इस कॉरिडोर के आसपास जुड़े शहरों में उद्योग लगाए जाएंगे। इससे रोजगार के लिए लोगों का पलायन रुकेगा। दोस्तों, लोकसभा में बजट पर चर्चा जारी है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साथ ही उन्होंने बिहार के मिलने वाले बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे को लेकर भी सवाल उठाया है और कहा कि यूपी को कोई नया एक्सप्रेसवे क्यों नहीं मिला है या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को इस नए एक्सप्रेसवे से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे बना रहे हैं तो फिर आप यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को क्यों नहीं जोड़ दे रहे हैं। मैं तो कहूंगा आपसे, केवल अगर आप 25 किलोमीटर और जोड़ देंगे जहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम रुक गया था, तो फिर दूसरे काम को अपना जो बताते हैं तो आप ये कह पाएंगे कि आपने दिल्ली से भागलपुर तक का एक्सप्रेसवे दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि आप बिहार की तरक्की के लिए एक्सप्रेसवे दे रहे हैं, हमारे स्टेट के लिए कोई नया एक्सप्रेसवे क्यों नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, बिहार में इन दिनों सांप के काटने की घटना ज्यादा हो रही है। जहां आए दिन किसी न किसी जिले में सांप काटने की घटना सामने आ रही है। जहां इस बार बिहार के गोपालगंज में एक युवक को जहरीले सांप ने काट दिया। घर में गेहूं निकालने के दौरान यह घटना हुई है। जहां सांप के काटने के बाद युवक ने सांप को पकड़ लिया और उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंच गए। जहां सदर अस्पताल में सांप को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहाँ घटना नगर थाना क्षेत्र के बसडीला गाँव की है। जहाँ सांप लेकर के इलाज कराने अस्पताल पहुंचे युवक को देख करके डॉक्टर और अस्पताल कर्मी भी हैरान रह गए। वहीं पर उस वक्त अस्पताल में मौजूद मरीजों के परिजन भी युवक ने इलाज करने वाले डॉक्टर को सांप दिखाते हुए कहा कि सर, ये सांप है जिसने मुझे काटा है। आपको विश्वास दिलाने के लिए इसे भी सांप लेकर के आ गए हैं। युवक की बातें सुनकर के डॉक्टर साहब घबरा गए, दंग रह गए और डॉक्टर साहब वहां से भागने लगे सांप को देख करके। फिर किसी तरीके से इस युवक का इलाज शुरू कर दिया गया। यह है बाबा रामदेव, योगी बाबा रामदेव, योग गुरु बाबा रामदेव। इसको एक बार फिर से कोर्ट से झटका लगा है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव और फिर आचार्य बालकृष्ण को उस दावे को सोशल मीडिया से वापस लेने को कहा है जिसमें कोरोनिल को कोरोना का इलाज बताते हुए प्रमोट किया गया था। इतना ही नहीं, एलोपैथी के प्रभाव को लेकर भी कही गई बातों को भी वापस लेने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें 3 दिनों के भीतर ऐसा करने को कहा है। दरअसल कोर्ट ने दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन यानी कि DMA की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिका में कहा गया था कि रामदेव की कंपनी ने कोरोनिल किट को लेकर के झूठे दावे किए और इसे कोरोना बीमारी का इलाज बताया। सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा रामदेव ने जिसे कोरोना की दवाई बताई थी उसे लाइसेंस इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर मिला हुआ था, यानी कि लाइसेंस मिला था इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर। जी हाँ, लेकिन बाबा रामदेव जी यहाँ पर खेला कर गए। जहाँ बाबा रामदेव जी खेला करते हुए इस इम्यूनिटी बूस्टर को कोरोना की दवाई बता दी, जिसको लेकर के उनको फटकार लगाई है। जैसे कि आपको पता होगा कि कोरोना के समय में बाबा रामदेव किस तरह से कोरोनिल दवाई को कोरोना का इलाज बताते हुए प्रचार कर रहा था और हर सोशल मीडिया पर, हर टीवी चैनल पर ये बातें कही जा रही थी बाबा रामदेव के द्वारा कि ये जो कोरोनिल है ये कोरोना की दवाई है। जी हाँ, कोरोना की वैक्सीन है ये। अब इसको लेकर के बाबा रामदेव को फटकार पर फटकार लगाई जा रही है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट इस पर फटकार लगाई थी, अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस पर फटकार लगा दी है और कहा गया है कि इसको वापस लिया जाए।
दोस्तों झारखंड के चक्रधरपुर में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। ये कल हादसा हुआ था जिसमें से 3 लोगों की जान गई थी जबकि दर्जनों लोग घायल हुए थे। जब देश में लगातार हो रहे रेल हादसों पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, इस बीच लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस हादसे को लेकर के सरकार पर जम करके हमला बोला है। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर लिखा कि ना तो पुल पुलिया सड़कों को धंसने टूटने और फिर दरकने का सिलसिला थम रहा है और ना ही दुखद रेल घटनाओं का जान माल की क्षति निरंतर जारी है। पिछले 10 सालों से देश की बागडोर जिन लोगों के हाथों में है उन लोगों को इन सब की तनिक भी परवाह नहीं है। कोरी बयानबाजी की आड़ में भ्रष्टाचार ही इनके शासन का सार है। रोहिणी आचार्य ने आगे लिखा है कि रेलवे सुरक्षा के नाम पर बड़ी बड़ी बातें तो सरकार में शामिल लोगों ने खूब की, मगर दुर्घटनाओं से सीख लेते हुए दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कोई भी गंभीर और फिर सार्थक प्रयास कभी नहीं किया गया। जहाँ हर एक दुर्घटना के बाद निचले और फिर मध्यम स्तर के कर्मचारियों और फिर अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करके निलंबन की कार्रवाई, समीक्षा और फिर जांच का कोरम पूरा कर दिया जाता है और तमाम लापरवाही कोताहियां यथावत उसी तरीके से जारी रहता है। उन्होंने आगे लिखा कि बयानवीरों की सरकार के लिए दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाली आम जनता की जिंदगी की कोई भी कीमत नहीं है। हावड़ा मुंबई मेल दुर्घटना में जान गंवाने वालों को मेरी भावनापूर्ण श्रद्धांजलि। दोस्तों बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पश्चिमी चंपारण से सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। डॉक्टर संजय जायसवाल भाजपा के चीफ व्हिप बनाए गए हैं। भाजपा संसदीय दल ने उन्हें चीफ व्हिप मनोनीत किया है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी संसदीय दल की ओर से जारी लिस्ट में 16 लोगों का नाम है जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर को भी व्हिप बनाया गया है। अब मानसून के रूठ जाने से आषाढ़ के बाद अब सावन महीने में भी बारिश नहीं हो रही है। इससे बिहार के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और इससे कई जिलों में, बिहार के कई जिलों में भीषण पानी के पीने की संकट हो गई है। जब आपको बता दूं कि ऐसा ही एक मामला मुजफ्फरपुर जिला से सामने आया है। मुजफ्फरपुर जिले में भीषण पेयजल संकट की आहट हो गई है। जब बागमती और फिर बूढ़ी गंडक नदी में 1 माह पहले तक पानी बढ़ने से बाढ़ का खतरा हो गया था। जब बारिश नहीं होने के कारण अब वह टल गया है। जब अब जिले में पेयजल संकट से निपटने को लेकर के प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं। आपको बता दूं कि जिले के कटहरा, औड़ाई, कांटी, सकरा, मुरोल सहित कई प्रखंडों से भूजल स्तर के काफी नीचे जाने की शिकायत मिल रही है। इससे सामान्य चापाकल ने सूखने के कारण पानी देना बंद कर दिया है। ऐसा ही और कई जिलों का हाल है जहां पर भीषण पेयजल की संकट उत्पन्न हो गई है क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है और बारिश भी नहीं हो रही है। इसकी वजह से लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, जमीन से पीने का पानी नहीं निकल रहा है। जब बिहार के कई जिलों में ये संकट उभर रहा है। आपको बता दूं कि मानसून के दस्तक देने से पहले इस बार मौसम विभाग और फिर सरकार की तरफ से भीषण बारिश यानी कि अनुमान से ज़्यादा बारिश की उम्मीद थी। इसी के अनुसार नगर निकाय और फिर जल संसाधन विभाग को तैयारी करने का आदेश दिया गया था। लेकिन जब मानसून दस्तक दिया तब उम्मीद उल्टा पड़ गया। लगभग 20 दिन होने को है जब जिले में एक बूंद तक बारिश नहीं हुई है। जब गाँव के साथ साथ शहर की स्थिति भी खराब हो गई है। शहर में भूजल स्तर 45 फुट नीचे जा चुका है। दोस्तों शिक्षा को अधिक आनंददायक, अनुभवात्मक और फिर तनाव मुक्त बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए बैगलेस डेज लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। एनसीईआरटी की एक इकाई PSS केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान द्वारा विकसित ये पहल NEP 2020 के अनुरूप है। NEP 2020 की 4वीं वर्षगांठ पर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि दिशा निर्देश में कहा गया है कि 10 बैगलेस डेज के पीछे का विचार कक्षा 6 से 8 के लिए मौजूदा अध्ययन योजना में शिक्षण और फिर सीखने की प्रक्रिया के एक अनिवार्यता भाग के रूप में उन्हें एकीकृत करना है। दोस्तों देश में कैंसर के बढ़ते मामले के बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि 9 में से 1 भारतीय को जीवन में कैंसर का खतरा हो सकता है, लेकिन अधिकांश मामलों में समय रहते इसका पता चलने से इसे रोका जा सकता है। अपोलो हॉस्पिटल की हाल ही में आई हेल्थ ऑफ नेशन रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में कैंसर के मामले में वृद्धि देखी जा रही है। भारत दुनिया की कैंसर राजधानी है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2020 में सालाना कैंसर के मामलों की संख्या लगभग 14 लाख थी, जो बढ़कर के 2025 में 15,70,000 हो जाएगी। रिपोर्ट्स में इसके कारणों को दूर करने के साथ प्रभावी रोकथाम और फिर उपचार के उपाय लागू करने के लिए व्यापक सरकारी प्रयासों की जरूरत पर जोर दिया गया है। राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर इंदु अग्रवाल ने कहा कि भारत में कैंसर के उन कारणों में जिनमें बचाव संभव है, तंबाकू का सेवन सबसे ऊपर है। इसमें INS को बताया है कि लगभग 26.7 करोड़ वयस्क तंबाकू का सेवन करते हैं, यानी कि 26 करोड़ 70 लाख लोग तंबाकू
तंबाकू का सेवन करते हैं, जो ओरल, फेफड़े और फिर अन्य कैंसर की बीमारियों से जुड़ा हुआ है। वहीं पर अस्वस्थ आहार संबंधित आदतें और आरामदायक जीवन शैली आंत, स्तन और फिर अग्नाशय के कैंसर के जोखिम को बढ़ा देती है। यह आबादी में बुजुर्गों की बढ़ती संख्या भी कैंसर की दर बढ़ा रही है, विभिन्न प्रकार के कैंसर के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। वहीं पर सर्वाइकल और लिवर कैंसर का महत्वपूर्ण कारण बनते हैं। दोस्तों, अगर आप भी युवा है और आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर बिजनेस करना चाहते हैं, इसके लिए आप लोग को लोन की अगर जरूरत पड़ती है तो आप मुद्रा लोन ले सकते हैं बैंक में जाकर के। वो कैसे, हम आपको भी बताएंगे कि आप कैसे इसके लिए ले सकते हैं मुद्रा लोन योजना। आपको बता दूं कि इस योजना के तहत सरकार की ओर से बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। हाल ही में पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि मुद्रा लोन योजना में लोन की राशि 10 लाख रुपए से की जगह अब 20 लाख रुपए होगी। मुद्रा योजना के तहत किसे लाभ मिल सकता है और किन गलतियों से बचना चाहिए, आइए हम आपको बताते हैं इसके बारे में। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना में 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। इसमें पहला लोन चाइल्ड लोन, जिसमें 50,000 रुपए तक लोन दिया जाता है। फिर दूसरा लोन होता है किशोर लोन, जिसमें 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। और तीसरा और सबसे बड़ा लोन होता है जिसमें 10 लाख रुपए तक की रकम दी जाती है, जिसे अब बढ़ा करके 20 लाख रुपए कर दिया गया है। आपको बता दें कि केवल उन्हीं लोगों को 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है जिन लोगों ने अपने पहले तरुण लोन का भुगतान समय पर किया है। जब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदकों को भारत का नागरिक होना चाहिए। जब आवेदक के पास कोई भी पिछला बैंक डिफॉल्ट इतिहास नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के व्यवसाय के लिए लिया जा रहा मुद्रा ऋण किसी कॉर्पोरेट संगठन का नहीं होनी चाहिए। लोन आवेदक के लिए एक बैंक खाता आवश्यक है और उसकी आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए। अगर लोन के लिए इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं की गई है तो फिर लोन नहीं दिया जाएगा। जब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन लेने के लिए आवेदक को सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट mudra.org.in पर जाना होगा। इसके बाद लोन पेज खुलेगा जहां पर बच्चों, किशोर और फिर युवा वयस्कों के लिए 3 तरह के लोन आएंगे। आपको अपनी पसंद के अनुसार कैटेगरी चुननी होगी। इसके बाद आपके सामने एक आवेदक फॉर्म आएगा जिसे डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म को पूरा भरना होगा। जहाँ फॉर्म भरने के बाद आपको इसके कुछ जरूरी दस्तावेज संकलन करने होंगे, जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, ITR और फिर पासपोर्ट साइज फोटो जैसे की चीजें शामिल है। इसके बाद आपको नजदीकी बैंक में आवेदन जमा करना होगा। आपका आवेदन बैंक द्वारा सत्यापित कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको 1 महीने के अंदर लोन दे दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार जमीन सर्वे के लिए 1 अगस्त से हर अंचल में शिविर लगाए जाएंगे। साथ ही साथ जमीन मालिकों को 100 घोषणा पत्र दिया जाएगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देश ने इससे सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए राज्य के यानी कि बिहार के हर अंचल में शिविर लगाने को कहा है। साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में इसको लेकर के प्रचार करने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि बिहार में जमीन के सर्वेक्षण कार्य के लिए प्रत्येक शिविर में एक विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को तैनात किया गया है। साथ ही साथ यहाँ 2 कानूनगो, 2 लिपिक और फिर 4 ग्राम पर एक अमीन की तैनाती की गई है। आपको बता दूं कि बिहार के सभी अंचलों में सर्वे कार्य शुरू करने से पहले भू स्वामित्व के बीच 100 घोषणा पत्र यानी कि फॉर्म 2 का वितरण किया जाएगा। जमीन मालिक इस फॉर्म में अपने खेत, प्लॉट की सभी डिटेल्स भर करके जमा करेंगे। इसके बाद इसका सत्यापन करके सर्वे की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों, सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान बिहार के 3 NH यानी कि नेशनल हाईवे पर आवागमन पूरी तरीके से बाधित रहता है। लगभग 3 दिनों तक इस सड़क से यातायात परिवर्तित होने से दूसरे मार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ जाता है और फिर ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जहाँ NH 22 का एक लेन महुआ से मुजफ्फरपुर तक 3 दिन बंद रहता है। NH 922 का एक लेन बक्सर गोलंबर से ब्रह्मपुर तक 33 किलोमीटर हर हफ्ते रविवार शाम से सोमवार सुबह तक बंद किया जाता है। इसी तरह बेगूसराय में NH 31 पर सिमरिया से 0 माइल तक, महुआ मोड़ से मुजफ्फरपुर तक NH 22 के बाएं लेन पर 3 दिन तक सिर्फ कांवड़ियां जाते हैं। हालांकि एम्बुलेंस और VIP वाहनों पर प्रतिबंधित नहीं रहता है। या इस सड़क पर चलने वाले हर दिन लगभग 60,000 वाहनों की आवाजाही रोक दी जाती है।
दोस्तों बिहार में जमीन की खरीद बिक्री तेजी के साथ हो रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने एक नियम बनाया था कि जिस व्यक्ति के नाम से जमाबंदी रहेगा वही जमीन बेच पाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया था, जिसके बाद बिहार में पुराने नियम से ही जमीन की बिक्री हो रही है। खबर के अनुसार पिता के नाम की जमीन की बिक्री बेटा एवं बेटियां कर सकती है। ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि पिता की जमीन पर सिर्फ बेटे का अधिकार होता है, लेकिन बेटी चाहे तो वह अपने हिस्से की जमीन बेच सकती है। जी हाँ, उसे बेचने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपको बता दें कि बिना वसीयत के उत्तराधिकार के मामले में संपत्ति बेटियां सहित सभी कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच समान रूप से विभाजित की जाती है, यानी कि एक बेटी अपने पिता की बिना वसीयत वाली जमीन और फिर पिता को मिली पुश्तैनी जमीन बेचने का अधिकार रखती है। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर एआईएमआईएम के बिहार प्रमुख और अमोड़ विधायक अख्तरुल इमान ने बड़ी बात कह दी है। अख्तरुल इमान ने कहा है कि डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है तो वो सीमांचल के लिए कुछ करें, ये उनको मौका है। दरअसल बात है कि दिलीप कुमार जायसवाल को बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा कि ये बीजेपी वालों का पारिवारिक मामला है कि वे किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाए और किसे सचिव बनाए। वहीं पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल सीमांचल से आते हैं, हम तो उनसे अपील करते हैं कि अपनी सरकार से सीमांचल के लिए काम कराएं। या सीमांचल के लोग तो ये समझते हैं कि डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी का कद ऊंचा हुआ है तो फिर सीमांचल की समस्याओं का निदान करेंगे, जब तभी कोई बात बनेगी। जब वहीं पर भाजपा पर निशाना साधते हुए अख्तरुल इमान ने कहा कि बीजेपी का काम जुमलेबाजी करना है, समाज में भेदभाव पैदा करना है, जातियों में उन्माद फैलाना है, ये उनका पुराना काम। वहीं पर बीजेपी के 2025 में 225 सीट जीतने के दावे पर के सवाल पर अख्तरुल इमान ने कहा कि उनको जो कुछ भी कहना है वह कह लें, जहाँ उनको कुछ भी सोचना है तो वो सोच लें। अख्तरुल इमान ने कहा है कि अगर उनको दिन में तारे दिखते हैं तो फिर देखें, वो दिन में ही चमकता हुआ चांद देखने का जो दावा करते हैं वो उसके बारे में भी हम क्या बात कर सकते हैं। इन लोगों ने पूरी तरीके से भाजपा को समेट लिया है। साथ ही साथ अख्तरुल इमान ने कहा कि ये लोग लोकसभा चुनाव में 400 पार का सपना देख रहे थे, जनता ने उनके सपने को ठिकाना लगा दिया है। यह केंद्र में उनकी सरकार बैसाखी पर चल रही है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए अख्तरुल इमान ने कहा कि मोदी जी को 2024 के लोकसभा चुनाव में नानी याद आ गई। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने भाजपा पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के लोग 2025 के विधानसभा चुनाव में 225 सीट लाने का दावा करते हैं तो फिर वे मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। 2024 के चुनाव में नानी याद आ गई है मोदी को और उन लोगों को। वहीं पर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में दादी याद आ जाएगी उन लोगों को, जब बीजेपी वाले को 2025 में जनता हरा देगी और फिर इनकी जुमलेबाजी सही साबित नहीं हो पाएगी। जब वहीं पर भाजपा पर करारा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा वाले पॉलिसी को सामने रख करके काम नहीं करते हैं, सिर्फ उनके सामने एक ही पॉलिसी है, चुनाव की पॉलिसी, जिसको लाने से मेरा वोट बढ़ेगा और फिर उसको हटाने से मेरा वोट घटेगा। अख्तरुल इमान ने भाजपा को जलाने वाली पार्टी बताया है और उन्होंने बीजेपी पर जाति की राजनीति करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि जाति को साधने के लिए जाति के अंदर से ये नेता निकाल करके लाते हैं। वहीं पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए अख्तरुल इमान ने कहा कि पिछले दिनों सम्राट चौधरी को कुशवाहा वोट को साधने के लिए पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन लालू जी के गेम के आगे वे धराशाही हो गए। इसके बाद सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया गया और उनका मुरेठा भी खुलवा दिया गया और पगड़ी भी उतरवा दिया गया। वहीं पर 65% आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के स्टे पर अख्तरुल इमान ने कहा है कि बिहार में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत दयनीय है। अख्तरुल इमान ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के हिसाब से नौकरी मिलना चाहिए। नीतीश सरकार पर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हालातों को सुधारने के लिए सूबे की सरकार की तरफ से अब तक कोई भी पॉलिसी नहीं लाई गई है। अख्तरुल इमान ने सूबे की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि छलावे के तहत चुनाव से पहले लोगों का वोट लेने के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया है, जहां इनके अधिकारियों के पास कोई भी ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि आरक्षण पर नीतीश सरकार की नीयत साफ नहीं है, आरक्षण इनका चुनावी जुमला था। जहां अख्तरुल इमान ने जोर देकर के कहा कि बिहार में मुस्लिम अल्पसंख्यक की दयनीय हालात की रिपोर्ट जातीय जनगणना में आई है, जहां इनके अनुरूप सरकार से नीति बनानी चाहिए। दोस्तों एक बार फिर से किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद एआईएमयू किशनगंज सेंटर को लेकर के इधर से उधर करने लगे हैं। जहां आपको बता दूं कि डॉक्टर जावेद आजाद आज फिर से एक बार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है एआईएमयू किशनगंज शाखा को लेकर के। जहां डॉक्टर जावेद आजाद ने आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज शाखा को लेकर के हो रहे भेदभाव पर बातचीत करते हुए समाधान मांगा है। दरअसल बात यह है कि किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद आज नहीं बल्कि पिछले कार्यकाल में भी एआईएमयू किशनगंज सेंटर को लेकर के
अलग अलग लोगों से, अलग अलग मंत्रियों पदाधिकारियों से मिलते रहे हैं और एएमयू किशनगंज सेंटर को जल्द से जल्द चालू करने के लिए इसमें जो भी रोड़ेबाजी हो रही है, जो जिस चीज को लेकर प्रॉब्लम हो रही है उसको दूर करने के लिए मांग कर रहे हैं, अलग अलग मंत्रियों से मिल रहे हैं। और आज भी किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज शाखा से हो रहे भेदभाव पर बातचीत करते हुए समाधान मांगा है। किशनगंज एएमयू शाखा के लिए चकला में आवंटित 243 एकड़ भूमि में एनजीटी की रोक के बावजूद भी उसी भूमि से सटे पुलिस लाइन की निर्माण कार्य की प्रगति का जिक्र करते हुए केंद्र और बिहार में एनडीए सरकार के दोहरे मापदंड पर सवाल खड़ा किया है। इसके अलावा मोदी सरकार की 2 टर्म के कार्यकाल में भेदभाव रवैये के कारण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज शाखा से संबंधित महत्वपूर्ण मांगों पर चुप्पी और फिर बहानेबाजी धारण करने वाली मोदी सरकार के विरुद्ध वर्तमान में मजबूत विपक्ष की सदन में इसके अलावा मोदी सरकार के टर्म 2 के कार्यकाल में भेदभाव रवैये के कारण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज शाखा से संबंधित महत्वपूर्ण मांगे पर चुप्पी और बहानेबाजी धारण करने वाली मोदी सरकार के विरुद्ध वर्तमान में किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद के द्वारा लगातार मांग रखने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि सिर्फ डॉक्टर जावेद आजाद ही नहीं बल्कि किशनगंज के जितने भी नेता हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, वो सभी किशनगंज एएमयू शाखा को चालू करने को लेकर अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं और अपने अपने तरफ से कोशिश जारी है, लेकिन ये कोशिश नाकाम साबित हो रही है, जो कोई भी फायदा नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि डॉक्टर जावेद आजाद अक्सर इस मांग को लेकर की चर्चा में रहते हैं और जहां भी मौका मिलता है वहां पर अपने मांगों को रखते हैं। हालांकि इसकी मांगों को नजरअंदाज कर दी जाती है। वहीं पर अख्तर उल ईमान ने भी कई बार इस मांगों को लेकर के अपने तरफ से कोशिश किया, लेकिन उनकी भी कोशिश नाकाम साबित हुई है। यही नहीं, जेडीयू नेता पूर्व विधायक लोकसभा चुनाव लड़ चुके मास्टर मुजाहिद आलम ने भी इसको लेकर के अपनी पार्टी के आला अधिकारियों से भी मिले, फिर भी नाकाम साबित हुई। उसके बाद अपने पार्टी के सहयोगियों से भी मिले, वो उसमें भी नाकाम साबित हुए। यानी कि किशनगंज के नेताओं की कोशिश नाकाम साबित हो रही है। आखिर क्यों किशनगंज के सभी नेता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज चालू करने में नाकाम साबित हो रहे हैं? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।